Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saguman. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट, और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से मुराद ऐसी बीमारियां जिनका ताल्लुक दिल या ब्लड वेसल से हो, उनको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कहा जाता है। ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारियां होती हैं। पाकिस्तान में ये वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अमवात जो हैं वो इस बीमारी से होती है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में जो पहली हमारे पास डिसऑर्डर है उसे कहा जाता है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? देखें, ये डायग्राम आपके सामने लेफ्ट साइड पर एक नॉर्मल आर्टरी की है जिसका अच्छा खासा ल्यूमन मौजूद है और इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है। फिर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल्स, खास करके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फिर डिफरेंट किस्म के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, वो हमारे ब्लड में कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। और अब ऐसा ब्लड जिसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो या कोलेस्ट्रॉल हो, और ये ब्लड जब हमारी आर्टरीज में से गुजर रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है, तो इसमें से, इस ब्लड में से जो कोलेस्ट्रॉल या LDL होता है वो हमारी आर्टरीज में जमा होना शुरू हो जाता है। ब्लड में से निकलता है और आर्टरीज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये डिपॉजिट होके ना पूरा एक बहुत बड़ा प्लेग बना देता है। इसको प्लेग कहा जाता है, प्लेग बन जाता है। सो इस कंडीशन को एथीरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, जब आपकी आर्टरीज के अंदर एक प्लेग बन जाए। किस चीज का? कोलेस्ट्रॉल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का। और इस प्लेग के बनने से क्या फिर कंडीशन होती है कि अब आपकी आर्टरी का ल्यूमन नैरो हो जाता है। अब आपकी आर्टरीज में से ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। पहले आर्टरीज खुली थी और अच्छा खासा ब्लड फ्लो हो रहा था। प्लेग बिल्डअप होने के बाद आर्टरीज के अंदर से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया, और अब यह आर्टरी जिस ऑर्गन को भी ब्लड सप्लाई कर रही होगी उस ऑर्गन को अब ब्लड सप्लाई मुतासिर हो जाएगी। उस ऑर्गन को खून जो है वो सही नहीं मिल पाएगा और उस ऑर्गन के फंक्शन में जो है वो खराबी आना शुरू हो जाएगी। और अगर ये प्लेग बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाए तो ये आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, और अगर आर्टरी ब्लॉक हो गई तो फिर इसका जो रिस्पेक्टेड ऑर्गन होगा वहाँ ब्लड नहीं मिल पाएगा और वो ऑर्गन डेड हो सकता है। तो इस कंडीशन को एथीरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। अब अगर एथीरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाता है तो इसके फिर बहुत सारे जो है वो रिस्क फैक्टर्स डिवेलप हो जाते हैं। डायबिटीज़ हो जाती है, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उससे भी हो सकता है। ये जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके पीछे रीजंस हैं। मेल जेंडर में ज़्यादा देखा जाता है ये जो एथीरोस्क्लेरोसिस है, ये मेल जेंडर में कंपेयर टू फीमेल, मेल में ज़्यादा होता है। स्मोकिंग से, हाइपरटेंशन से, ओबेसिटी, अगर आपकी खुराक में आपको फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो जाहिर है इससे भी ये हो जाएगा। और फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी आप एक्सरसाइज ना करें, जो है वो रेस्ट ज़्यादा करते रहें, तो भी फिर इसके जो एथीरोस्क्लेरोसिस है इसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अब उसके बाद एक सेकेंड डिसऑर्डर की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है जी? आपकी इलास्टिसिटी के अंदर हमने बात की कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनमें अच्छी खासी इलास्टिसिटी मौजूद होती है। आर्टरीज काफ़ी इलास्टिक होती है। अगर हमारी आर्टरीज की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाए, आर्टरीज सख्त हो जाए, इस कंडीशन को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। आपकी आर्टरीज की अगर इलास्टिसिटी ख़त्म हो रही है तो या तो इसका वही रीज़न होगा जो हमने अभी पहले डिसऑर्डर पढ़ा, यानी एथीरोस्क्लेरोसिस। आपकी अगर आर्टरीज में प्लेग बनना शुरू हो जाएगा ना तो फिर आपकी आर्टरीज सख्त हो जाएगी, उसकी वॉल सख्त हो जाएगी, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी। या फिर एज फैक्टर भी हो सकता है जी, उम्र के साथ साथ आपकी आर्टरीज की इलास्टिसिटी ख़त्म हो सकती है। तो ये कहलाती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसके पीछे रीज़न भी वही हो गया, प्लेग जमा होने का। अच्छा, इससे जो है फिर आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर होने लग जाएगा। अगर आपकी आर्टरीज जो है वो सख्त होने लगेंगी तो फिर इसका जो सिम्टम होता है, पहला सिम्टम होता है कि जी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लग जाता है। अब आर्टरीज के अंदर जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो अब आर्टरीज की वॉल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर यह आर्टरीज फट जाएगी और यहाँ से ब्लड लीक होने लगेगा और आपके ऑर्गन में फैल जाएगा। ये जो आर्टरीज फट जाती है और इसमें से ब्लड लीक होता है, इसको कहा जाता है वैस्कुलर हेमरेज। तो वैस्कुलर हेमरेज हो जाएगा, और हेमरेज बड़ी खतरनाक चीज़ है। अगर दिमाग की नस फट जाए तो उसको स्ट्रोक कहा जाता है। इंसान इवेंचुअली डेथ हो सकती है उसमें। सो ये सेकंड डिसऑर्डर हो गया आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब आते हैं थर्ड डिसऑर्डर पे जिसको कहा जाता है
मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसको कॉमन लैंग्वेज में आप हार्ट अटैक कहते हैं। हमने बात की, सबसे पहला जो डिसऑर्डर हमने पढ़ा, जो कि मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, एथेरोस्क्लेरोसिस, की हमारी आर्टरीज के अंदर ना कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल जमा होना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारी आर्टरी ब्लॉक होने लग जाती है। वहां तो पहले तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है और फिर ब्लॉक हो जाती है। अब कोरोनरी आर्टरी हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि कोरोनरी आर्टरीज उन आर्टरीज को कहा जाता है जो आपके हार्ट के टिश्यू को ब्लड प्रोवाइड करती है या आपके हार्ट के टिश्यूज को जिंदा रखती हैं। इनसे ब्लड मिलता है हार्ट के टिश्यूज को, हार्ट के टिश्यूज जिंदा होते हैं और हार्ट अपना काम करता है। अब अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस आपकी इन कोरोनरी आर्टरीज में जमा होना शुरू हो जाए, कोरोनरी आर्टरीज अगर आपकी जो है इनमें जमा होना शुरू हो जाए, तो अब आपके हार्ट के टिश्यूज को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। अब आपके हार्ट के टिश्यूज को ब्लड नहीं मिलेगा और आपके हार्ट में दर्द होने लग जाएगा। इस कंडीशन को एंजाइना पेक्टोरस कहा जाता है। अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी अभी ब्लॉक नहीं हुई है बट उनमें ब्लड फ्लो बहुत रिड्यूस हो गया, तो अब आपके हार्ट के टिश्यू को ब्लड सप्लाई सही नहीं हो रही, काफी रिड्यूस हो गई, हार्ट के टिश्यूज पे लोड पड़ रहा है, हार्ट के टिश्यूज जो है उनमें दर्द शुरू हो जाएगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड दी एंजाइना पेक्टोरस। और अगर फिर ये और फर्दर जो है ये प्लेग डेवलप हो जाए और अब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक ही हो जाए, बंद हो जाए, इतना प्लेग डेवलप हो जाए कि वहां कोरोनरी आर्टरी बंद हो गई, तो अब उस कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड जिस टिश्यू को मिल रहा था, अब उस टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा, लिहाजा वो टिश्यू डेड हो जाएगा। जरा इस डायग्राम को देखिएगा। अब यहाँ की जो कोरोनरी आर्टरी है, ये देखिए यहाँ ये कोरोनरी आर्टरी है, इस हिस्से पर पूरा प्लेग डेवलप हो गया, ब्लॉक हो गई है यहाँ से आर्टरी, लिहाजा अब ब्लड जब यहाँ आएगा तो इधर से आगे पास नहीं हो सकेगा। तो अब ये वाली ब्रांच है, तो अब इस पूरी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं आएगा, ये पूरी कोरोनरी आर्टरी थ्योरेटिकली एम्प्टी हो जाएगी। सो अब ये कोरोनरी आर्टरी इस पूरे इतने बड़े टिश्यू को ये ब्लड प्रोवाइड कर रही थी ये कोरोनरी आर्टरी, तो अब इतने बड़े टिश्यू को ब्लड नहीं मिल पाएगा, ये यहाँ का मसल्स डैमेज हो जाएगा, मर जाएंगे ये टिश्यू। और हार्ट का जब एक टिश्यू खत्म हो जाएगा तो फिर आपका हार्ट फंक्शनली ब्लॉक हो जाएगा, आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा। इस कंडीशन को मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है। डेथ ऑफ पार्ट ऑफ कार्डियक मसल ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ एनी वन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। कोई सी भी कोरोनरी आर्टरी बंद हो जाए तो उससे फिर आपके हार्ट के टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, आपका हार्ट का टिश्यू बंद हो जाएगा, डेड हो जाएगा, और इस तरह फिर आपका दिल काम करना बंद कर देता है। इसको आप कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब इसके जो रीजंस हैं, वैसे तो एक्चुअल रीजन यही है जो आपको बताया मैंने, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लेग का डेवलप होना। बट इसके जो अगर हम इसके रीजंस को, इसकी जो कॉजेज होती हैं, इसकी जो वजूहात होती है, अगर हम उनको डिवाइड करें तो दो कैटेगरीज में हम इनकी वजूहात को डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, यानी ऐसे फैक्टर्स जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, आप उनको करेक्ट नहीं कर सकते, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। और जो फैक्टर्स जिनकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है लेकिन हम उन्हें चेंज कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, उनको मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहा जाता है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में पहला होता है सेक्स, मेल फीमेल, फिर एज, लोअर एज में इतना नहीं होता लेकिन हायर एज के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, रेस और फैमिली हिस्ट्री, ये सारे नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। और मॉडिफाइबल फैक्टर्स में आते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, थकान यानी स्ट्रेस, हैवी अल्कोहल कंजम्पशन और हाई फैट डाइट। ये जो हाई फैट डाइट होती है, बहुत ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करें अल्कोहल को, स्मोकिंग करें, थकान लें या एक्सरसाइज ना करें, ये सारे मॉडिफाइबल फैक्टर हैं क्योंकि आप इनको चेंज कर सकते हैं। आप स्मोकिंग तर्क कर सकते हैं, थकान लेना बंद कर सकते हैं, अल्कोहल को ख़त्म कर सकते हैं, लो फैट डाइट लेना शुरू कर सकते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो ये भी ये जो है वो मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहलाते हैं। तो ये तीन डिसऑर्डर्स थे जो हमें आज के लेक्चर में स्टडी करने थे। अब आते हैं सेक्शन ए एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू है, डैश इज कंडीशन इन विच फैटी लीजन्स आर फॉर्म ऑन द इनर वॉल ऑफ आर्टरीज, यानी आपकी आर्टरीज की जो अंदर की वॉल है, यहाँ फैटी लीजन्स यानी फैट के टुकड़े ना जमा होना शुरू हो जाएंगे। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? स्ट्रोक, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो बच्चों, कोलेस्ट्रॉल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको यहाँ पर एमसीक्यूज में फैटी लीजन्स कहा जा रहा है,
ये अगर हमारी आर्टरीज की इनर वॉल में जमा होना शुरू हो जाए, आर्टरीज हमारी नैरो होती जाए, इस कंडीशन को एथीरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट इज अ प्रोसेस इन विच द आर्टरीज लॉस देयर इलास्टिसिटी ड्यू टू सम पैथोलॉजिकल प्रोसेस और सिंपली बाय एज। वो प्रोसेस जिसमें आर्टरीज अपनी इलास्टिसिटी लॉस कर दी। अब आर्टरीज आपकी इलास्टिक नहीं रही बल्कि सख्त रही है। वजह क्या होती है? पैथोलॉजिकल प्रोसेस से मुराद एथीरियोस्क्लेरोसिस, वही लीजन्स का जमा होना, अंदर जो है वो फैट जमा हो रही है, या फिर एज फैक्टर। तो अगर एज या एथीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से आपकी आर्टरीज की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रोक कहेंगे, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहेंगे, एथीरियोस्क्लेरोसिस कहेंगे, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहेंगे। तो इसको हम बी यानी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्कुलर सर्जरी? वेस्कुलर सर्जरी से क्या मुराद है? Vascular surgery is a prominent field of surgery in which vessels are managed by vascular surgeons. Vascular surgery involves bypass surgeries of heart, angioplasty, fistula formation in cases of renal failure. देखिए वेस्कुलर सर्जरीज क्या होती है? वेस्कुलर से मुराद यहाँ ब्लड वेसल्स की बात हो रही है। अगर जो है डॉक्टर्स ब्लड वेसल्स को काट कर उसके अंदर रिपेयरिंग करें, रिप्लेस करें, ये सब कहलाती है वेस्कुलर सर्जरी। आपने पढ़ा है ना चैप्टर 1 में, सर्जरी से मुराद होता है बॉडी को काट कर उसमें जो फॉल्टेड ऑर्गन है उसको रिप्लेस करना, रिपेयर करना या रिमूव कर देना। सो अगर वेस्कुलर सर्जरी स्पेसिफिक हो जाएगी, सिर्फ ब्लड वेसल्स को रिपेयर किया जाएगा या रिप्लेस किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा। आपने बड़ा मशहूर नाम सुना होगा, हार्ट के अंदर बाईपास सर्जरी होती है तो वो एक वेस्कुलर सर्जरी है। एंजियोप्लास्टी जो है वो भी वेस्कुलर सर्जरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एथीरियोस्क्लेरोसिस cause myocardial infarction and stroke? During progression of atherosclerosis, myeloid cells destabilize lipid-rich plaque in the arterial wall and cause its rupture, thus triggering myocardial infarction and stroke. अब आते हैं सेक्शन सी यानी डिटेल क्वेश्चन और उसके आंसर्स की तरफ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। आपको कुछ इंपॉर्टेंट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स बताने हैं। तो 3 डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं, तीनों डिसऑर्डर्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। पहला हमने पढ़ा एथीरियोस्क्लेरोसिस, उसका हमने इफेक्ट, रिस्क फैक्टर, ये सब आपके सामने मेंशन हुआ है, नोट डाउन कर लिएगा यहाँ से कि इफेक्ट क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, पूरी वो एथीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये सब यहाँ लिखा हुआ। फिर दूसरा जो डिसऑर्डर हमने पढ़ा था वो था आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की आपके पास जो है उसका एक इंट्रो आ गया। और फिर जो थर्ड हमने डिसऑर्डर पढ़ा वो था मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो यहाँ हमने थर्ड पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमने मेंशन कर दिया। तो ये 3 डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे, ये 3 डिसऑर्डर्स हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। सो दैट इज टुडेज लेक्चर अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ख्याल रखिएगा अपना बच्चों। अल्लाह हाफिज।